Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajकीय Engineering College, Mainpuri. This is 7th lecture of the subject Quantity Estimation and Construction Management. We will study about the PWD Schedule of Rates or Schedule of Rates. Okay. हम इस लेक्चर में शेड्यूल ऑफ रेट के बारे में जानेंगे क्या होता है। अभी तक हमने एस्टिमेट समझे, टाइप ऑफ एस्टिमेट समझे, एस्टिमेट्स अलग अलग तरीके किए, कुछ क्वेश्चंस देखे और स्टार्टिंग में एनालिसिस ऑफ रेट्स देखी। इसका मतलब कुछ क्या कितने पैसे या किस मेजरमेंट देखी, किस यूनिट को, किस चीज़ को किस यूनिट में मेजर किया जाता है वो देखा, इंजीनियरिंग यूनिट को या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन यूनिट्स को। ओके, आज हम शेड्यूल रेट मतलब जो गवर्नमेंट और अथॉरिटी अपने अपने बिल को बनाने के लिए, अपने बोल सकते हैं शेड्यूल को बनाने के लिए या फिर एस्टिमेट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लेती है, जो अमाउंट लेता है, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी रीइंफोर्समेंट का कितना पैसा लगता है, किसी ब्रिक का कितना पैसा लगता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स। अब ये दो तरीके की होती हैं। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, हम किस ग्रेड के, किस क्वालिटी के मटेरियल का क्या कॉस्ट रख रहे हैं, उसको मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। एक होता है लेबर कॉस्ट, जो लेबर कंस्ट्रक्शन को कर रहा है उसको कितने पैसे मिल रहा है उस पर्टिकुलर काम करने के लिए, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एक्सीबिशन चल रहा है, तो उस एक्सीबिशन को कितना पैसा दिया जा रहा है पर्टिकुलर एक्सीबिशन को। ठीक है, अब उसके बारे में बात करेंगे। हम इस क्लास में यूपीपीडब्ल्यू का शेड्यूल और रेट्स स्टडी करेंगे, उसके कुछ स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट पढ़ेंगे और उसके कुछ बारे में जानेंगे। नाउ एक चीज़ और, ये जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं, जो रेट्स डिसाइड किए जाते हैं मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के, ये एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर करता है, किसी डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट SE लेवल का आदमी, SE लेवल का ऑफिशियल, वही इसको डिसाइड करता है और कमेटी के साथ डिस्कस करता है, देन ये फाइनलाइज हो जाते हैं। ठीक, अब हम धीरे धीरे करके पहले मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, मटेरियल के शेड्यूल रेट्स क्या होते हैं, कौन से टाइप का मटेरियल कितने पैसे का हम अपने एस्टिमेट बनाने में यूज़ करते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स की, देन ब्रिक बेलास्ट एंड स्टोन्स के बारे में एंड स्टोन पिचिंग के बारे में। ओके, ब्रिक्स अलग अलग क्लास की होती हैं, हम सभी जानते हैं। अलग अलग क्लास में तो उसकी स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसी तरीके से ब्रिक की क्लास डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर ब्रिक क्लास 150 जिसका स्पेसिफिकेशन PWD स्पेसिफिकेशन 1:1.1.1 है, वो 1000 नंबर ऑफ जो ब्रिक्स हैं वो हमारे पास 5800 की अमाउंट में लगाई जाती है। मतलब उस 1000 नंबर ऑफ ब्रिक का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका एस्टिमेट बनाने के लिए हम 5800 अमाउंट लिखेंगे और अपने एस्टिमेट को तैयार करेंगे। उसी तरीके से जैसे क्लास 100 की है ब्रिक, उसका PW स्पेसिफिकेशन 1.1.2, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी या रेट कम हो जाएगी। क्यों? ऑब्वियस ये बात है कि 150 की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी, 100 वाली कम देगी, तो उस तरीके से उसके पैसे भी हल्के कम हो जाएंगे। अब कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ब्रिक्स होती हैं, जैसे ओवरबर्न ब्रिक्स मीन्स जो ज़्यादा जल जाती हैं, ज़्यादा बर्न हो जाती हैं, तो उसको डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, उसको फिलिंग या प्लिंथ लेवल के नीचे सब स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, 275 के अबव होती है, बट उसका हम मेजरली यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम दे देते हैं। उसकी 5400 पर 1000 ब्रिक्स के हम देते हैं, हम एस्टिमेट में जो ऐड करते हैं। दैन उसी तरीके से टाइल्स, बुलनोज, ड्रिप, कोर्स ब्रिक, अदर टाइप की ब्रिक्स जो स्पेशल टाइप की होती हैं, उनको हम उसी रेंज में रखते हैं, क्लास 1 या बोल सकते हैं क्लास 150 5700 की तरह रखते हैं। फिर बात करते हैं ब्रिक बेलास्ट मीन्स जो ओवरबर्न ब्रिक्स होती हैं उनमें दिक्कत क्या होती है कि वो ज़्यादा बर्न होने के कारण अपने शेप को डिफॉर्म कर देती हैं और एक ब्रिक का शेप ना रह के अलग अलग टुकड़ों में बदल जाती हैं, जिसका साइज़ अलग अलग डिफाइन होता है, कोई 40 mm का होता है, कोई 25 mm का होता है। तो उस ब्रिक का हम डायरेक्टली किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वॉल के तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, किसी बिल्डिंग में नहीं कर सकते, उसको हम फिलिंग मटेरियल या दूसरे मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हम नंबर्स में ना मेजर करके उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि वो एक पीस नहीं रह गया, अब वो ब्लास्ट बन गए हैं, पत्थर के टुकड़े बन गए हैं। तो उसके स्पेसिफिकेशन होता है जो PWD डिसाइड करती है अपने हिसाब से, उसको क्यूबिक मीटर में करते हैं और उसका जो अमाउंट होता है, उसका जो पैसा होता है पर क्यूबिक मीटर का, वो 1200 रुपये 1200 रुपीज़ पर मीटर क्यूब की तरीके से रखते हैं।
उसी तरीके से क्लास 150 ब्रिक ब्लास्ट। अब क्लास 150 ब्रिक ब्लास्ट मीन्स क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं वो ब्रिक्स रखने या किसी तरीके से वो टूट जाती हैं और उसके छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो उसको भी हम डायरेक्ट तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, उसको भी फिलिंग या दूसरी तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसकी वो ही मेजरमेंट हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, क्योंकि उसका जो एक्चुअल शेप था, एक्चुअल साइज़ था, वो तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब उसका हम टुकड़े यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फिलिंग में यूज़ करेंगे और उसके रेट्स वगैरह भी डाउन हो जाएंगे। तो 20 mm गेज 20 mm साइज़ का जो ब्लास्ट होते हैं उसको पर क्यूबिक मीटर में 1300 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से करते हैं। उसी तरीके से ब्रिक बैट्स, अदर टाइप के ब्रिक्स, उसको भी हम 900 रुपीज़ पर मीटर क्यूब की तरीके से हम करते हैं। ठीक, अब एक ब्रिक्स होती है फ्लाई एश ब्रिक। फ्लाई एश हम जानते हैं पावर प्लांट से जो निकला वो वेस्ट मटेरियल, उससे ब्रिक्स बनाई जाती हैं। अब वो ब्रिक भी हमारी अच्छी बनी जाती है, उनका साइज़ दिया है 230 mm to 110 into 75 mm। ये ब्रिक की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए 150 से कम। ओके, तो इस ब्रिक की जो अब इस ब्रिक को अच्छा क्यों दिया जाता है? इस ब्रिक को अच्छा इसलिए दिया जाता है कि इसका वेट नॉर्मल ब्रिक से थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए इसकी प्राइस नॉर्मल ब्रिक से ज़्यादा दी जाती है। तो इसको हम 6100 पर 1000 ब्रिक्स में अपने एस्टिमेट में ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एडवांस एरेटेड कंक्रीट। इसको भी हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, 3000 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। देन स्टोन ब्लास्ट, स्टोन पत्थर वगैरह जिसका साइज़ 40 mm से लेकर 90 mm के बीच में होता है, उसको हम क्यूबिक मीटर में करते हैं और 550 क्यूबिक मीटर के हिसाब से इसको एस्टिमेट में ऐड करते हैं, जो फिलिंग के काम करती है और एक बेस कोर्स की तरह काम करती है। नाउ फिर हम आते हैं क्रश स्टोन ब्लास्ट। जो ब्लास्ट होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको क्रश कर दिया जाता है और अलग अलग साइज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अलग अलग साइज़ के हिसाब से उनके रेट्स भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी अलग अलग तरीके से मिलती है। ओके, तो हमारे पास 45 से 63 mm गेज का जो स्टोन ब्लास्ट होता है उसका प्राइस, उसका जो एस्टिमेट लगाते हैं वो 650 रुपीज़ पर मीटर क्यूब एंड 22.4 से 53 दिस इज 750 मीटर क्यूब 70 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। इस तरीके से अलग अलग तरीके के स्टोन्स अलग अलग प्राइस में हम अपने एस्टिमेट में ऐड करते हैं ना। अब और दूसरी तरीके से टाइप्स मटेरियल्स पढ़ लेते हैं। अब रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं हम। रीइंफोर्समेंट का एस्टिमेट किस तरीके से जाता है? जब हमने मेजरमेंट्स यूनिट्स के बारे में पढ़ा था तब ये जाना था कि रीइंफोर्समेंट हमारा क्विंटल में मेजर होता है। क्विंटल मीन्स 100 kg में मेजर होता है। तो यहाँ पे भी जो रीइंफोर्समेंट है वो भी हम क्विंटल में मेजर करेंगे और मार्केट वैल्यू और एक शेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका हम एस्टिमेट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है करंट प्राइस ऑन द सेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो प्राइस डिसाइड करती है किसी रीइंफोर्समेंट के या आयरन के, उसी तरीके से हम करेंगे। तो TMT बार थर्मल मैकेनिकली ट्रीटेड बार जिसकी स्ट्रेंथ 500 होती है, 10 mm से 12 mm का डाया जिसको हम क्विंटल में करते हैं। उसी तरीके से जो 60 mm से 32 mm का डाया उसको भी हम सेल जो लिस्ट निकालती है उसी तरीके से करते हैं। जिस तरीके से मार्केट वैल्यू चल रही होगी उस तरीके से उसको पर क्विंटल के हिसाब का हम अपना एस्टिमेट में ऐड करेंगे। देन MS एंगल्स बार होते हैं जिसमें एंगल बना दिया, एंगल्स बार होता है जिसको हम अलग अलग तरीके से प्रोसेस में और स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। इसको भी क्विंटल में 4300 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से इसको एस्टिमेट में जोड़ते हैं। उसी तरीके से MS टीज को 43 और MS चैनल को भी 43। फिर आता है फ्लैट आयरन। फ्लैट मीन्स फ्लैट। अब इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस इसलिए है कि एंगल सेक्शन में हमको एंगल्ड बनाना पड़ता है सेक्शन को, बट फ्लैट में हमको सिर्फ एक प्लेन फ्लैट बार होता है तो उसका 3800। उसी तरीके से अलग अलग हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप के सेक्शंस को, जिसका सेक्शन एक डिफाइंड हमें बनाना पड़ता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, नॉर्मल बार नहीं होता है। तो उसके प्राइस थोड़े से बढ़ घट जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको शेप में ढालने के लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाती है। तो उसके अलग अलग तरीके के प्राइस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, अब हम आते हैं मार्बल चिप्स। जो मार्बल चिप्स आते हैं जिसको हम अपने फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक, उसके भी रेट्स देख लेते हैं। वाइट स्नो वाइट कलर का सफ़ेद पत्थर आता है जिसको हम मार्बल्स में यूज़ करते हैं, वो पर क्विंटल के हिसाब से मिलते हैं 100 kg हिसाब से, तो काफ़ी सस्ता होता है 350 रुपीज़ पर क्विंटल। इसी तरीके से हम वाइट कमर्शियल एंड रेड ब्लड एंड वाइट अलग अलग कलर के देख लेते हैं, तो 300 से 250 से लेके 350 तक वो वेरी करते हैं। ना और कुछ भी देख लेते हैं। इस तरीके से देखते हैं स्टोन टाइल्स और मार्बल्स, जो बड़े बड़े
पत्थर्स होते हैं, पत्थर बोलते हैं जिनको अपन लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, पत्थर जो स्टोन्स मार्बल्स होते हैं जो जिन्हें हम फ्लोरिंग के रूप में यूज़ करते हैं फ्लोरिंग में, उनके भी अलग अलग टाइप के एस्टिमेट होते हैं, बट उनका मेजरमेंट जो होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है क्योंकि उनकी थिकनेस डिफाइन होती है। हमको मोटा वाला मार्बल चाहिए तो उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, हमें पतला वाला चाहिए तो उसकी प्राइस कम होगा, यहाँ पर मेंशन्ड है वहाँ देखते हैं। तो हम स्क्वायर मीटर में बात करते हैं, हम एरिया में बात करते हैं। तो जो वाइट मार्बल होता है जिसका थिकनेस 20 mm डिफाइंड है और उसका साइज 60 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1800 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, या हम अपना एस्टिमेट उसी तरीके से करते हैं। उसी तरीके से दूसरे मार्बल्स, ग्रेनाइट मार्बल्स 3000 मिलता है क्योंकि ये महंगा होता है, कम पाया जाता है, रेयरली पाया जाता है और उनका इसका निकालना काफ़ी कठिन होता है। उसी तरीके से अलग टाइप के मार्बल्स के हम प्राइस यहाँ देख सकते हैं। इसको अपने जो एस्टिमेट हम तैयार करते हैं तो इसी रेट्स को लेके उस एस्टिमेट को तैयार करेंगे जिससे हमारे रेट्स मार्केट वैल्यू से अलग ना हो और हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा ना हो, नॉर्मल हो, इकोनॉमिकल बने। ओके, फिर आते हैं प्रीकास्ट टाइल्स। कुछ टाइल्स जो हम लगाते हैं सीमेंट के टाइल्स बने होते हैं तो उनकी कॉस्ट भी हम देख सकते हैं। अब टाइल्स है तो टाइल्स की थिकनेस डिफाइन होगी, यानी कि हम स्क्वायर एरिया में बात करेंगे, स्क्वायर मीटर में बात करेंगे, एरिया में बात करेंगे, तो इनके भी रेट्स हम देख सकते हैं। प्रीकास्ट टाइल्स की बात करें 20 mm थिकनेस की, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं। 250 mm to 250 mm का साइज़ है तो 250 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, अगर 125 to 250 है तो 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में बात करते हैं। इसी तरीके से अलग टाइल्स के बारे में देख सकते हैं। हम और मटेरियल की बात करते हैं, हम बात करते हैं बोल्ट्स की। बोल्ट्स जो नट बोल्ट्स होते हैं जो स्टील स्ट्रक्चर में हम लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाते लेकिन कनेक्शंस में यूज़ होते हैं। अब इनका जो एस्टीमेट है वो दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर PWD ने, यूपी PWD ने पर नंबर्स ऑफ स्क्रू नट्स में लिया है, फिटिंग्स इक्विपमेंट में लिया है, बट इसका मेजरमेंट हम क्विंटल में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम नंबर्स में लिया तो नंबर्स में बात करेंगे। हम देख सकते हैं स्टील टॉवर बोल्ट जिसका जो डाया है वो 10 mm है और जो स्क्रू लेंथ है वो 100 mm है, तो इसके जो पर स्क्रू है वो 30 रुपीज़ पर स्क्रू के हिसाब से एस्टीमेट में जोड़ते हैं। उसी तरीके से अलग अलग लेंथ के स्क्रू का अमाउंट अलग अलग हो, क्योंकि उसमें जो वेट होगा उसका वेट होगा वो ज़्यादा होगा, तो जितने ज़्यादा लेंथी स्क्रू होगा, इतने ज़्यादा डायमीटर के स्क्रू होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ओके, देन हम हैंडल्स और उसकी बात कर लेते हैं। हैंडल स्क्रू की भी हम पर हैंडल में बात करते हैं। अब यहाँ पर क्वालिटी डिफाइन कर दी जाती है कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी के ही हमको लेना है, इसीलिए अगर यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा सा अलग कर दी जाती है तो इसके प्राइस भी घट बढ़ जाते हैं। ओके, हम अब मिसलेनियस टर्म्स की बात कर लेते हैं। जैसे वायर्स आते हैं हॉट प्लेट पे, GI वाश एंड वॉशर, इनको पर क्वांटिटी यानी पर नंबर्स में मेजर किए जाते हैं। तो हमारे 100 नंबर्स ऑफ दिस थिंग हम 50 रुपये के 100 नंबर्स वॉशर में लेंगे, GI, विटामिन और लिम्पैट के। उसी तरीके से रोप किलोग्राम के हिसाब से मेजर की जाती है अपने एस्टीमेट में। नेल्स, रिवेट भी किलोग्राम के हिसाब से या क्विंटल के हिसाब से कर सकते हैं। देन अलग अलग तरीके की चीज़ हम देख सकते हैं, जाली वगैरह अलग अलग, ये क्विंटल्स नहीं, ये पर ईच आइटम्स और स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम करते हैं। बट जो सीमेंट होता है और सीमेंट के रिलेटेड टर्म होते हैं जो बेसिकली बॉन्डिंग मटेरियल्स बोल सकते हैं या प्लास्टिक मटेरियल बोल सकते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस दिख रहा है जिसको प्लास्टर में यूज़ किया जाता है, POP बोलते हैं। तो इसके बैग्स मिलते हैं, जैसे जिस तरीके सीमेंट के बैग्स अवेलेबल होते हैं उसको हम मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर करते, बैग्स में करते हैं या किलोग्राम में करते हैं। उसी तरीके से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैग होता है उसको भी हम बैग में कंसीडर करते हैं, जिसका बैग का एक बैग का जो वेट होता है वो होता है 50 kg, और जो पर 50 kg जो बैग हम प्राइस अपने एस्टिमेट में कैलकुलेट करते हैं वो होता है 300 रुपीज़ पर 50 kg बैग। ओके, हम और कुछ आइटम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, जो अपने एस्टीमेट में लगाए जाते हैं। ठीक, AC शीट, कोरुगेटेड
इसकी पर स्क्वायर मीटर में 250 की बात करते हैं। उसी तरीके से और देख लेते हैं, फेविकॉल एसआर पर किलोग्राम के हिसाब से बात करते हैं। और यहाँ पर कंपनी डिसाइड कर दी गई, जो फेविकॉल को डिसाइड कर दी गई, फेविकॉल एसएच मिलेगा 150 और एसआर मिलेगा 300। यहाँ पे एक कंपनी को डिफाइन कर दिया गया। इस तरीके से और एल्यूमिनियम सीट वगैरह और चीज़ों का वोट्स को देख लेते हैं, ये अलग अलग रेट्स में अवेलेबल होती हैं, उनमें बात करते हैं। अब हमने अभी तक मटेरियल्स, काफ़ी तरीके के मटेरियल्स की बात कर ली, मटेरियल्स किस तरीके से हम एस्टीमेट में जोड़ते हैं, उनके क्या क्या प्राइस होते हैं। अब हम लेबर्स की बात कर लेते हैं जो कंस्ट्रक्शन को करती हैं, उन मटेरियल्स को लेकर उन कंस्ट्रक्शन को करती हैं, तो उनके डेली वेजेस क्या होते हैं, उनको पर डेली पे उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए क्या अमाउंट मिलता है, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड फिक्स होता है, उस कंस्ट्रक्शन पीरियड में इतने लेबर्स को काम कराना है, तो हमें उस अमाउंट को भी जोड़ना पड़ेगा कि इतने अमाउंट इसने काम किया तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो उसको अपने एस्टीमेट में ऐड करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, जनरली जो लेबर्स को पैसे दिए जाते हैं पर वेजेस के हिसाब से या पर डे के हिसाब से, वो है हमारे पास मिस्त्री, जो फर्स्ट क्लास मिस्त्री होता है, जो अच्छी तरीके से काम करता है, जो ब्रिक वर्क और दूसरे तरीके का काम करता है, उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे क्योंकि स्किल्ड लेबर है, 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। मैसन जो टाइल्स वर्क करता है, फ्लोर वर्क करता है, उसको 475, जो अदर वर्क करता है 425। देखो, अब जिस तरीके का वर्क होगा, जिस क्वालिटी का वर्क होगा, उस क्वालिटी के मेसन को या उस क्वालिटी के लेबर को ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, और जिस तरीके का वर्क लो क्वालिटी का वर्क होगा तो उस तरीके के लेबर्स को हम कम पैसे देंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। कारपेंटर जो स्किल्ड है उसको 450 रुपीज़ दिया जाएगा, और जो अदर वर्क करता है कारपेंटर, जो इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, उसको कम पैसे दिए जाते हैं, 425 अपने स्टिप में। देख, ब्लैक स्मिथ, हैमरमैन 350, दैन वेल्डर, फिलर हम अलग तरीके से देख सकते हैं, हेल्पर, प्लम्बर, वाइट वॉशर, मिस्त्री अलग तरीके के। ठीक है, अब इन तरीके के ड्राइवर को भी, अब यहाँ ड्राइवर दो तरीके डिफाइन है। एक ड्राइवर हमारे पास है जो ट्रॉली करता है, जो बिना ट्रॉली को मैनेज करने के लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, तो उसमें पैसे हम ज़्यादा देंगे। और नॉर्मल व्हीकल को मैनेज करने के लिए जो कम स्किल की ज़रूरत है, तो उसको हम कम मेजरमेंट करेंगे। हम देख सकते हैं इस तरीके से हम ये जो पैसे हैं जो हम अपनी लेबर्स में लगाते हैं, लेबर्स को देने के लिए अपने इसमें ऐड करते हैं। ना अब हम देख लेते हैं कुछ और लेबर्स की मेजरमेंट। तो हम देखते हैं कि 5 डोर कमर्शियल व्हीकल। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल है, जो ज़्यादा लेंथी है, ज़्यादा छोटी है या बड़ी है। अब दो तरह के ड्राइवर की बात की जा रही है। एक हम छोटे ड्राइवर की यानी कि जीप और बोलेरो वाले ड्राइवर की एक बात करें, टीयूवी है, स्कॉर्पियो, इनोवा वाले ड्राइवर की। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सिंपल सी बात है, ऊपर वाली गाड़ी छोटी रहती है, उसको मैनेज करने के लिए कम स्किल ज़रूरत होती है। नीचे वाली गाड़ी लंबी होती है, इसको हमको मैनेज करने के लिए ज़्यादा स्किल लेबर की ज़रूरत होती है। तो उनके पैसे में भी डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं अपन। ओके, अब जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसका जो डाटा होता है, डाटा एंट्री मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए किसी को हायर करना पड़ता है, जिसको हम पर डे के हिसाब से सैलरी नहीं दे सकते, उसको हम पर मंथ के हिसाब से सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को विदाउट सीपी यहाँ पर हम 20,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देते हैं ना। अब हमारे नॉर्मल वर्क था, अब नॉर्मल वर्क से अलावा हम दूसरे वर्क में बात करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिज वर्क। अब ब्रिज वर्क और नॉर्मल वर्क में अंतर क्या है? ब्रिज वर्क में हमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, लटका हुआ होता है सपोर्ट पर, तो हमें वहाँ पे स्किल ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो भी प्राइसेस होते हैं लेबर वगैरह के, वो स्किल लिए जाते हैं, और स्किल अगर हमने बात की है तो वहाँ पर जो पैसे लगेंगे, उनको पैसे पर वेजेस पे देने पड़ेंगे, वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो नॉर्मल के हिसाब से स्किल लेबर के प्राइसेस हम ज़्यादा देख सकते हैं। जो मैसन है, जो वेरी स्किल है, जिसको हमें यहाँ सब वेरी स्किल या स्किल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रिज वर्क में काम कर रहा है, कोई हाई स्किल्ड वर्क में काम कर रहा है। ओके, तो जिस तरीके से मैसन की बात करते हैं, जो स्किल है, जो हमारे पास ब्रिज वर्क में काम होता है, तो उसको 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से दिया जाता है। देन ब्लैक स्मिथ, इसको भी ज़्यादा स्किल्ड है, तभी हम इसको 650 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देंगे। देन वेल्डर 600 रुपीज़, सिंकर
सिंकर हेल्पर 500 एंड लेबर 360 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। जो स्किल्ड है, जो तरीके से मटेरियल को इधर उधर कर सकता है, अगर कोई मटेरियल कहीं पे गिर जाता है तो ओवर वेट के कारण वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है, एक हिस्से से टिल्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। दैन मेट वेरी स्किल्ड एंड हैवी मशीन्स, जो ऑपरेटर होता है, मशीनर्स जो ऑपरेट करता है उसको भी स्किल्ड होना चाहिए, तो उसके जो पैसे होते हैं वो 750 रुपीज़। एंड ड्राइवर जो हैवी मशीन्स को क्रेन्स को मैनेज करता है, क्योंकि वहाँ पे हमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को या बड़े बड़े स्ट्रक्चर को इधर से उधर करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे हम ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक शेड्यूल ऑफ रेट्स में रेट्स को देखा, जो रेट्स हमारे पास किसी एस्टिमेशन को बनाने के लिए चाहिए। जो रेट्स कुछ दो तरीके रेट्स को जाना, पहले रेट्स हमारे पास मटेरियल रेट्स और दूसरा रेट हमारे पास जो लेबर रेट्स, जो लेबर को दिए जाते हैं, उसमें इसमें इक्विपमेंट रेट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। इक्विपमेंट रेट की भी हम बात करेंगे। अब मटेरियल रेट्स के बारे में हमने देखा, हम दोबारा एक बार बताते हैं आपको। मटेरियल रेट्स के बारे में हमने ब्रिक के बारे में देखा, उसके साथ साथ ब्रिक बलास्ट के बारे में देखा, स्टोन्स के बारे में देखा, इनके अलग अलग टाइप के साइज देखे। देन हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में देखा। रीइंफोर्समेंट में भी हमने नॉर्मल और दूसरे तरीके जैसे कि प्री फैब्रिकेटेड बार्स होते हैं जिनका शेप प्री डिफाइंड होता है। अब नॉर्मल और प्री डिफाइंड शेप में अंतर क्या होता है, इनके प्राइसेस ज़्यादा क्यों होते हैं? वेल डिफाइंड है कि प्री फैब्रिकेटेड है, तो उसके लिए हमने नॉर्मल बार से ज़्यादा काम करना पड़ा होगा, नॉर्मल नया शेप में ढालना पड़ेगा, तो नया शेप में ढाल रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करने पड़ा, एक्स्ट्रा मशीनरी करने पड़ी, ऐसा इक्विपमेंट लग रहे हैं और एक्स्ट्रा लेबर यूज हो रही है, तो उसका पैसे भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो नीचे एंगल शेप दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इन सब के कॉस्ट हैं वो ऊपर के कॉस्ट से थोड़े से हाई होंगे, क्योंकि उसको प्री फैब्रिकेटेड हमको रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद हमने बात की चिप्स के बारे में, जो फ्लोरिंग में काम आती हैं। जिस चिप्स स्टोन्स छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें सीमेंट के साथ मिला के हम फ्लोरिंग करते हैं, देन उसको घिसते हैं और हमारा फ्लोर तैयार हो जाता है, तो उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हम ऐसे क्यों देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है पर क्विंटल के हिसाब से वो वेरी कम है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मार्बल स्टोन टाइल्स की, यानी कि मार्बल के पत्थरों की, जो डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं किसी भी फ्लोर पर। तो हम देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके के कोटा स्टोन भी है, ये अलग अलग तरीके हैं, तो अलग अलग जगह से आते होंगे, अलग अलग जगह से आते होंगे। अब जिसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, जो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट कम होगी, या जिसको हमें माइन से निकालने में कम मेहनत करनी पड़ रही है, कम कॉस्ट लग रही है, तो उसके प्राइस कम होगी। लेकिन जो कम अवेलेबल हैं, जिनको निकालने की कॉस्ट हमारे पे माइनिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, तो उनके प्राइस भी ज़्यादा होंगे। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, जो ब्लैक ग्रेनाइट है उसके प्राइस एज कम्पेयर टू वाइट मार्बल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इसी का अंतर है। बट दोनों की जो थिकनेस है वो सेम है, 20 mm का, ये भी 20 mm का है, लेकिन प्राइस में अंतर क्यों? क्योंकि इनके अवेलेबिलिटी और माइनिंग की कॉस्ट ज़्यादा कम होती है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कोटा स्टोन, जो काफ़ी सस्ता होता है, उसका प्राइस हम देख सकते हैं 500 रुपीज़, और कोटा स्टोन विद ACI के। अब इसमें थिकनेस अलग डिफाइन होगी, जिसकी थिकनेस 16 से 24 थिक आता है, तो उसके प्राइस ऑब्वियसली कम होंगे, लेकिन ज़्यादा थिक इनका होगा उसका प्राइस कुछ हायर साइड पे चले जाएंगे। तो इसकी थिकनेस हमारे पास 16 to 24 mm है, इसके प्राइस 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, और जिसकी थिकनेस हमारे पास 25 to 42 है, उसकी प्राइस हमारी 625 पर स्क्वायर मीटर चली जाती है। ओके, अब कुछ प्री कास्ट टाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास टाइल्स दिख रहे हैं, जो ग्रे 20 mm के थिक ग्रे सीमेंट के टाइल्स होते हैं, जो हम सीमेंट से बनाते हैं। सीमेंट नहीं बोलें तो सीमेंट्स प्लस मोटार का एक मिक्स होगा, जिसमें सैंड भी अवेलेबल होगी। इसके अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग प्राइस होती है। 250 x 250 साइज़ होगा, तो इसका प्राइस होगा हमारे पास 250 पर स्क्वायर मीटर, एंड 120 by 250 साइज़ होगा, तो इसकी प्राइस होगा 150 रुपीज़। ओके, इस तरीके से अलग तरीके से हमने इसके बारे में जाना। अब हमने स्टील के बारे में जाना था, स्टील के साथ साथ हम बोल्ट्स के बारे में भी जाना, कि बोल्ट्स जो कनेक्शन मटेरियल होते हैं, जो कनेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में जाना। तो बोल्ट यूज़ किया गया। अब नॉर्मल जो बार दिए जाते हैं, नॉर्मल जो एंगल सेक्शन दिए जाते हैं, उनको कनेक्ट करना पड़ता है विथ हेल्प टू प्लेट एंड दिस रिवेट बोल्ट्स।
अब बोल्ट के यहाँ पे जो कैलकुलेशन की गई है, जो एस्टिमेशन किया गया है, वो या तो हम क्विंटल में कर सकते हैं पर केजी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, या तो हम कर सकते हैं नंबर्स ऑफ आइटम्स के हिसाब से। तो यहाँ पर जो एस्टिमेशन किया गया है वो नंबर ऑफ आइटम के हिसाब से लिया गया है। बट अब किसका प्राइस ज़्यादा होगा किसका कम होगा वो भी डिफाइंड वेट के हिसाब से किया गया है। जिसका लेंथ ज़्यादा है किसी स्क्रू की, या जिसी स्क्रू की डाया ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका वेट ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। जिस तरीके से देखते हैं हम यहाँ पर 20 mm का 16 mm का जो डाया का 250 mm का लेंथ है, उसके जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर बोल्ट है। उसकी बजाय हम देख सकते हैं जो 10 mm का डाया है जिसका लेंथ 100 mm, उसका प्राइस केवल हमारे पास 30 रुपीज़ है। तो यहाँ पर भी वेट के हिसाब से हम देखते हैं चीज़ों को। ओके, हम अब आगे हम जब यहाँ पर भी देख लो, जो ग्लास डोर होते हैं उनके जो हैंडल्स यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं क्योंकि उनको सेफ्टी से लगाना होता है, तो उसके प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ मिसलेनियस आइटम के बारे में देखा, जो वॉशर हो गए, वॉशर GI हो गए, हुक्स हो गए, रिवेट्स वगैरह हो गए, पुलीज़ वगैरह हो गई, जाली वगैरह, और ये सारे प्राइस इन सभी के विद डायमेंशन के हिसाब से जो प्राइस यहाँ पे सेट किए गए अपन देख सकते हैं। इन्हीं का हम यूज़ करते हैं, इसका कोड भी मेंशन है यहाँ पर IS 278। इसी के हिसाब से हम अपना एस्टीमेट को तैयार करते हैं और हम अपने एस्टीमेट में इनकी प्राइस रखते हैं और अपना फाइनल एस्टीमेट बनाते हैं। इनके साथ साथ हमने लेबर कॉस्ट के बारे में भी जाना था कि मटेरियल कॉस्ट तो एक जगह हो गई उसकी, ठीक है, लेकिन जो उस मटेरियल को लगा रहा है अपने कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कर रहा है तो उसकी कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। उसकी कॉस्ट दो तरीके दी जाती है, या तो दी जाती है हमारी पर डे के हिसाब से। इसमें ये किसी कॉन्ट्रैक्टर का पैसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर अलग तरीके से देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा एस्टीमेट बन रहा है उसका कुछ परसेंटेज एंड में निकाला जाता है, तो उसकी अलग बात हो जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेबर्स की, जो पर डे के हिसाब से बात करता है, पर डे के हिसाब से अपना काम करता है। तो उसको दो तरीके से हमने यहाँ पर पैसे उसको डिफ़ाइन किया, उसका एस्टीमेट डिफ़ाइन किया, उसका रेट डिफ़ाइन किया। पहले तो हमने पर डे के हिसाब से डिफ़ाइन किया, देन हमने किसी की पर मंथ के हिसाब डिफ़ाइन किया है। अब किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो यहाँ पर अनस्किल्ड और स्किल्ड की बात की जाती है। जहाँ पर हमें स्किल ज़्यादा ज़रूरत है, जिस मट काम को करने के लिए स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पर पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि वो स्किल एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर कम स्किल ज़रूरत है, वहाँ पर हमें कम पैसे दिए गए। जैसे हम देख सकते हैं, हमने जो नॉर्मल हेल्पर की बात करते हैं प्लम्बर की, वो उसको कम पैसे 32 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा बड़ा काम कर रहा है, जैसे हम देख सकते हैं इसमें, जैसे हम मिस्त्री को देख सकते हैं जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का काम करता है, फर्स्ट क्लास वर्क करता है, उसके पैसे हमारे पास 500 रुपये हैं और उसके 330 रुपीज़ हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम ड्राइवर्स जो मटेरियल्स को ले जाते हैं इधर उधर से, उनके भी प्राइस हम डिफाइन किए गए हैं। उनको अलग अलग तरीके से बन गए हैं। मटेरियल में ट्रॉली भी हो सकती है, मटेरियल में ट्रॉली नहीं, उस व्हीकल में ट्रॉली भी हो सकती है, उस व्हीकल में ट्रॉली भी नहीं हो सकती है। जिसमें ट्रॉली है तो उसको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है तो उसको पैसे ज़्यादा हो गए, जिसमें ट्रॉली नहीं है उसमें कम पैसे हो गए। उस तरीके से हमने लास्ट देखा कि कुछ और जो जीप के बारे में देखा, गाड़ियों के बारे में देखा, और हम जो पर मंथ के बेसिस पर डिफाइन किया तो वो पर मंथ क्या था, वो पर मंथ था हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो इन सारी चीज़ों को एक जगह पे एंट्री रखता है। तो उसको हम पर मंथ के हिसाब से पैसे देते हैं, एस्टीमेट में लिखते हैं, उसका लिखा हुआ है 20,500 रुपीज़ पर मंथ। ओके, अब लास्ट में हमने ब्रिज के बारे में देखा। तो ब्रिज के बारे में स्किल लेवल की जरूरत होती है तो उसके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।